हेलो। आज का चैप्टर है थर्ड, जो कि क्लास सेवेंथ की ज्योग्राफी की बुक का है, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसका मीन्स क्या हुआ? हमारी बदलती पृथ्वी मतलब कि जैसे हमारी पृथ्वी पर हमें कोई भी संरचना दिखती है, तो आज जिस कंडीशन में है तो वो आगे चल के क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आपको जहाँ पर पर्वत दिखते हैं तो हो सकता है आगे चल के वहाँ पर क्या हो जाए? पठार बन जाए या मैदान बन जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जहाँ पर आपको मैदान दिखता है, प्लेन एरिया, तो आगे चल के हो सकता है कि वहाँ पर जो है कोई पर्वत वगैरह बन जाए। ठीक है। अब इसमें दिया है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल क्या होता है? जो आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो उसमें जो है कठोर और मुलायम सैलों का क्या है, एक परत पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। अब जो स्थल मंडल है वो क्या अनेक प्लेटों में, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्लेटें क्या होती हैं। ठीक, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब जो अनेक प्लेटों में विभाजित है तो उन प्लेटों को क्या बोलते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो ये जो प्लेटें होती हैं ना, प्लेटें क्या करती हैं? धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कैसे? कि जैसे मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं। अब दो प्लेटों में क्या होगा कि कभी जैसे इनको मान लीजिए ये दो प्लेटें, तो कभी क्या हो सकता है कि ये दो प्लेटें इस तरीके से गति करें, आपस में टकराएं या एक दूसरे से दूर जाएं, या फिर एक प्लेट जो है उत्तर की दिशा में जाए और एक दक्षिण की दिशा में जाए। ठीक है। या फिर एक दक्षिण की दिशा में या एक उत्तर की दिशा में। ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। अब ये प्लेटें गति तो करती हैं, लेकिन कितना गति करती हैं? हर वर्ष जो है केवल कुछ मिलीमीटर ही। ठीक है। ज़्यादा नहीं, मिलीमीटर मतलब कि बहुत ही कम पॉइंट में। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो ऐसा होता क्यों है कि पृथ्वी जो है, तो पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा मिलता है। और मैग्मा क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। अब द्रव अवस्था में होने की वजह से क्या होता है? इस प्रकार से देखिए, जैसे ये क्या है? पृथ्वी की ऊपर पट्टी मान लेते हैं, और यहाँ पर जो है पृथ्वी का कोर, और जो पृथ्वी का कोर है तो उसके यहाँ से ये क्या शुरू हो जाता है? मेटल। अब मेटल जो शुरू होता है तो उसके ऊपर रहता है आपका बूपर पट्टी। अब बूपर पट्टी में मान लीजिए ये जो है एक प्लेट है, इसी प्रकार से एक अन्य प्लेट है यहाँ पर ऐसे। अब ये प्लेटों की गति किस पर निर्भर निर्भर करती है? मैग्मा पे। मैग्मा पे किस तरीके से कि अगर यहाँ पर जो है मैग्मा क्या हो रहा है? ऊपर इस तरीके से उठते हुए जा रहा है, यहाँ जाकर ऊपर क्यों उठता है? क्योंकि ये जो कोर है, कोर क्या करता है? इस मैग्मा को क्या करेगा? गर्म। जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो वो क्या होती है? ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद में क्या हुआ कि मान लीजिए इस तरफ को ये मुड़ रहा है, और यहाँ से जब मुड़ेगा तो ऊपर पहुँचने के बाद में क्या हो जाएगा? ठंडा। ठंडा होने के बाद में वो क्या होगा? वापस नीचे आने लगेगा। नीचे आके फिर वो कोर से टकरा के फिर गर्म होगा, और इस प्रकार से ये क्रिया क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। अब यहाँ पर जो मैग्मा है वो भूपरपटी से टकरा रहा है, और मैग्मा किस तरफ को गति कर रहा है? इस तरफ को। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो कैसे गति करेगी? इस साइड में। ठीक। इस प्रकार से यहाँ से जो मैग्मा ऊपर उठ रहा हो और वो यहाँ पर गति करते हुए इस तरफ को मुड़ रहा है मान लीजिए, जब इस तरफ को मुड़ रहा होगा तो इस पे जो प्लेट है ऊपर, तो उसकी गति किस तरफ होगी? आपकी इस साइड को। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मैग्मा यहाँ से उठे, यहाँ ऐसे जाके इस तरफ को, तब प्लेट की गति हो जाएगी इस साइड में। ऐसे यहाँ पर उल्टा हो सकता है, यहाँ से मैग्मा उठकर ऊपर जाए, ऊपर यहाँ से टकरा के यहाँ से फिर वापस आ जाए ऐसे, तो प्लेट की गति हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। ये दो गतियाँ तो आपको इस डायग्राम से समझ में आ रही होगी 2D में। एक और गति हो जाती है, जैसे प्लेट है तो एक गति उत्तर की और एक दक्षिण की ओर। ठीक है। इस तरीके से सरकते हुए गति हो जाए। ठीक। नेक्स्ट दिया है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और वहीं क्रियाकलाप एक तरीके से मैंने आपको अभी समझा दिया था। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अब प्लेट की जो ये गति हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है।
परिवर्तन किस प्रकार से आता है कि जो इस प्रकार की गति हो रही है उससे क्या, अगर दो प्लेटें टकरा रही हैं तो टकराने से क्या होगा कि कोई संरचना बन सकती है, ठीक है, और कोई संरचना जो बनी हुई वो क्या हो सकती है, बिगड़ सकती है, ठीक। इसी प्रकार से दूर जा रही हो तो उससे भी कोई ना कोई संरचना बनेगी। तो पृथ्वी की इसी गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। अब ये जो गतियाँ हैं, गति मतलब किस प्रकार से कि पृथ्वी की सतह पर जो भी संरचनाएं दिख रही हैं वो या तो किसी गति की वजह से बन रही होगी या किसी गति की वजह से क्या, नष्ट हो रही होगी। तो जो ये बल किसी संरचना को बनाने में उपयोग में आते हैं या फिर किसी संरचना को एक तरीके से मिटाने में उपयोग में आते हैं। तो अब ये जो बल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये बल पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं या पृथ्वी के बाहर से, उसके अकॉर्डिंग इन बलों का नाम रखा गया है, ठीक है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है या एंड्रोजनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है, अंदर से पृथ्वी के। और जो बल पृथ्वी की सतह से उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर से कैसे कि जैसे जो मैग्मा है, तो मैग्मा की वजह से क्या हो रहा है कि गति हो रही है प्लेटों में, और दो प्लेटें मान लीजिए टकराती हैं तो उससे क्या होता है, भूकंप आ सकता है, ठीक। तो भूकंप वाली गति है तो वो किस में आ जाएगी, आपकी एंडोजेनिक में, अंतर्जनित में। बाहिर्जनिक में कैसे कि बहिर्जनिक में कोई संरचना है जैसे पर्वत, उस पर्वत को क्या है कि नष्ट करने के लिए, उसका अपर्दन करने के लिए नदी काम करती रहेगी, तो उससे क्या होगा कि जो पर्वत है उसकी लंबाई क्या होती जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक। अब इसमें दिया है अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक उत्पन्न होते हैं। अंतर्जनित मतलब कि जो पृथ्वी के अंदर से बल लगते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, आकस्मिक, एकदम से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो कभी धीमी गति से चलते हैं, तो जैसे आकस्मिक कैसे, भूकंप आ जाए तो एकदम से आ जाएगा। और धीमी गति से जैसे कि पर्वत का निर्माण हो रहा है तो पर्वत जो है हजारों लाखों वर्ष में जाके एक पर्वत बनेंगे, ठीक है। भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। और जब भूकंप आता है या फिर आपका भूकंप होता है या ज्वालामुखी, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा हानि होती है, ठीक। अब इसमें दिया हुआ है पृथ्वी की गतियाँ। अंतर्जनित बल हैं तो अंतर्जनित बल में आकस्मिक जो कि एकदम से बल आ जाते हैं, एक है पटल विरूपण जो कि बहुत धीमी गति से चलते रहते हैं। आकस्मिक में जो एकदम से बल लगते हैं पृथ्वी के अंदर से, भूकंप, भूकंप क्या है एकदम से ही आ जाएगा, ये नहीं कि 2 साल से काम कर रहा हो, धीरे धीरे नहीं, एकदम से। ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, ठीक है, आकस्मिक में। पटल विरूपण में क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल। इसमें क्या है, जो पर्वत बनेगा तो वो क्या पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से बनेगा, लेकिन क्या बहुत धीमी गति से बनता है, ठीक। नेक्स्ट है बहिर्जनित बल। बहिर्जनित मतलब कि पृथ्वी के बाहर से ही जो बल लगते हैं, तो इसमें जो बल लगते हैं उससे क्या काम होता है, अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है कि जैसे कोई भी चट्टान बन चुकी है, मान लीजिए पर्वत बन गया, तो उसको तोड़ना छोटे छोटे भागों में, इसको क्या बोला जाता है, आपका अपर्दन, अपर्दन, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे भागों में टूट चुका है, इसका दूसरी जगह पर क्या होना, जमा होना, और दाब या अन्य कारक की वजह से फिर से वो चट्टान का बन जाना, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका निक्षेपण। मतलब एक चट्टान टूट कर दोबारा से फिर से कोई दूसरी चट्टान बना देती है, उसको निक्षेपित चट्टान कहेंगे, ठीक है। तो अपर्दन और निक्षेपण में जो बल कार्य करते हैं तो वो नदी या बहता हुआ जल, नदी क्या करेगी, किसी भी चट्टान को तोड़कर उसको दूसरी जगह ले जाकर जमा कर सकती है। पवन भी ऐसे ही काम करती है। समुद्री तरंगें आती हैं और तट पर कोई चट्टान होगी उसको तोड़ेगी और दूसरी जगह पर जमा करती रहेगी। हिमनद, ऊँचे ऊँचे पर्वतों पर क्या होता है कि जो हिम के बड़े बड़े भाग होते हैं, तो उन हिम के भाग क्या करते हैं, चट्टानों से टकराते हैं और टकराने के बाद में उस चट्टान के भागों को तोड़कर नीचे ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है स्थलमंडलीय प्लेट। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है।
जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो पूरी भूपर्पटी होती है, तो उस पूरी भूपर्पटी क्या है, प्लेट ही है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होते हैं, महाद्वीप भी होते हैं और महासागर होते हैं। नेक्स्ट दिया आपका ज्वालामुखी। इसमें ये और समझ लेते हैं पहले। एंडोजेनिक बताया था आपको। तो एंडोजेनिक क्या होता है, एंडो मीन्स होता है अंत और जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति। तो ऐसे बल जो कि अंदर से उत्पन्न हुए उनको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक कहते हैं। अब एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, बाहर से, बाहर। तो ऐसे बल एक्सोजेनिक मतलब ऐसे बल जो कि बाहर से उत्पन्न हुए तो उनको क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक। ठीक है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है, तो ज्वालामुखी जो है ना, भूपर्पटी पर एक छिद्र होता है। तो उस छिद्र से क्या होता है कि पिघला हुआ इसमें से बहुत से पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं, साथ ही साथ में से आपका लावा भी निकलेगा। ठीक है, मैग्मा। तो इसमें जो अलग अलग संरचना होती है, एक होता है मैग्मा कोस्ट। तो जिस जगह से मैग्मा, इसी जगह का मैग्मा निकलेगा, यहाँ पर होगा मैग्मा, वो नहीं निकलेगा, यहाँ होगा वो नहीं निकलेगा। अगर यहाँ का मैग्मा निकलेगा भी तो वो पहले कहाँ आएगा, मैग्मा कोस्ट में। और यहीं पर जो इकट्ठा मैग्मा हो जाता है वो क्या, ऊपर की साइड में जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक मैग्मा इकट्ठा होता जाएगा तो ऊपर की साइड बल लगा के बाहर को निकल आता है। ठीक है, इसमें और भी संरचना होती है। ये जो मैग्मा, जहाँ पर ये मैग्मा कोस्ट होता है उसका कुछ भाग तो कहाँ पर होता है, मेटल में, और कुछ भाग कहाँ होता है, भूपर्पटी में। ठीक, ये होता है निकाय वेंट। ये निकाय मतलब कि निकलने वाला रास्ता एक तरीके से। क्रेटर जो छिद्र होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्रेटर। और इसी छिद्र को बोला जाता है ज्वालामुखी। इस पूरी संरचना को ज्वालामुखी नहीं बोलते, केवल इसको ही। क्योंकि अगर आप नाम भी देखोगे तो क्या नाम है, ज्वालामुखी, मतलब कि जहाँ से ऐसा मुख जहाँ से ज्वाला निकलती हो तो उसको ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या, गैस है, राख और लावा। ठीक, अब ये जो मैग्मा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके यहाँ से निकल आता है। साइड से भी कुछ रास्ते बन जाते हैं जहाँ से भी निकलता है। लेकिन जब ये मैग्मा बाहर वायुमंडल में हवा के संपर्क में आता है तो उसे मैग्मा ना बोलते, क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। कंपन कैसे कि अगर दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं या रगड़ते हुए निकल रही हैं ऐसे, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कंपन हो गई। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। अब ये जो कंपन होता है वो क्या होता है, चारों ओर गति करता है। जैसे दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये दी गई हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, और एक प्लेट ये दी हुई है यहाँ से, ये वाली। अब ये दो प्लेटों की क्या हो रही है, गति चल रही है। ये प्लेट इस तरफ को और ये प्लेट इस तरफ को मूवमेंट कर रही है। अब मूवमेंट करने से क्या हो रहा है कि किसी जगह पर क्या हो रही है, कंपन उत्पन्न कर रही है। ठीक, अब ये जो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कंपन कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो इसको क्या बोलेंगे, आपका उद्गम केंद्र। ठीक, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब यहाँ से जो इसके पास वाला स्थल जो कि भूपर्पटी में सबसे ऊपर हो, ये वाला भाग जो है, आप जो है एक तरीके से क्या है, जमीन है, और ये भाग क्या है, आंतरिक भाग है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो जमीन पर सबसे पास वाला भाग है, तो सबसे पास वाला भाग कौन सा होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये दूर हो गया, ये दूर हो गया। इसके जस्ट ऊपर वाली भाग क्या होगा, पास में होगा। तो जो सबसे पास वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र। ठीक, क्या कहते हैं, अभिकेंद्र। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से क्या होगी, तरंगें दूर दूर ऐसे फैलती जाती हैं। ठीक है, और दूर दूर फैलते हुए क्या, पृथ्वी की सतह पर भी आती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो यहाँ से अगर कंपन होगा तो कंपन के जो झटके लगेंगे तो वो कहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, जो पास में भाग होगा। जो दूर होगा वहाँ पर कैसे लगेंगे, कम लगेंगे। तो पास में कौन सा, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र पे जो है कहीं कभी भूकंप आता है तो सबसे ज़्यादा हानि कहाँ पर होती है, अधिकेंद्र पर ही होती है। ठीक है,
एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूर जाओगे तो वैसे वैसे क्या होती जाएगी, यहाँ से जो है दूरी बढ़ती जा रही है, कंपन भी कैसे होता जाएगा, कमज़ोर, और कमज़ोर होता जाएगा तो भूकंप की जो तीव्रता थी, जो भूकंप था, वो कैसा होता जाएगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, उद्गम केंद्र, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है, ये उद्गम केंद्र है। अधिकेंद्र जो उद्गम केंद्र के सबसे पास वाला स्थान होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। प्लेट सीमा जो दो प्लेटों के बीच की सीमा है। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ये तरंगें सभी दिशाओं में फैल रही हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है यहाँ पर आपका भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है पी तरंग जो कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, एस तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, और एल तरंग जो कि पृष्ठीय तरंगें होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, एक भूकंप से रिलेटेड जो है आपको स्टडी दी हुई है, जो कि भुज में एक भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, यदि भी भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, अब ये तो बताया नहीं जा सकता कि भूकंप कब आएगा, ठीक है, ये भविष्यवाणी करना मुश्किल है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों, लेकिन अब क्या पहले से तैयार हों कि भूकंप आने वाला है, या फिर आ भी गया है तो किस तरीके से उससे निपटा जाए, तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो इसके प्रभाव को क्या किया जा सकता है, कम। ठीक है, इससे होने वाली हानि को कम से कम किया जा सकता है। ठीक, अब ये किस प्रकार से मालूम पड़ता है कि भूकंप आने वाला है, तो भूकंप आने से पहले जो है जानवरों का व्यवहार चेंज हो जाएगा, तालाबों में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है, सांप धरातल पर आ जाते हैं, इस तरीके की घटनाएं होने लगती हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया यहाँ पर भूकंप जो आता है तो उसकी तीव्रता कैसे मापी जाती है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। उस यंत्र को क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। और भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। स्केल होती है जिसका नाम क्या है, रेक्टर स्केल। जैसे आप स्केल यूज़ करते हो, मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, उसी प्रकार से इसमें जो स्केल लगी होती है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता क्या है 2.0, तो उसका प्रभाव क्या होगा, नहीं के बराबर, मतलब कोई हानि नहीं होगी। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। अब ऐसा भूकंप जो कि 5.0 हो तो वो क्या वस्तुओं को गिरा कर क्या कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और तो जिसकी 6.0 होगी तो वो कैसा होगा, बहुत शक्तिशाली। और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे भी अधिक होगी तो वो कैसा होगा, सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप होता है। ठीक, भूकंप से अगर कभी भूकंप आ जाए तो उससे बचने का बचाव के क्या तरीके होते हैं। तो जब भी भूकंप आए तो आपको किस जगह पर छुपना चाहिए, रसोई का काउंटर होता है ना, उसके नीचे, जैसे कि जहाँ पर वो रखे जाते हैं ना आपके गैस, रसोई गैस, उसके नीचे। ठीक, मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोनों में, मतलब कि जो दीवार के कोने बनते हैं तो यहाँ पर। ठीक, और कहाँ नहीं छुपना चाहिए, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास से दूर रहें, टूट सकने वाली खिड़कियों से दूर रहें, मतलब जो कांच होते हैं उनसे दूर रहें। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है मुख्य स्थल आकृतियाँ। ठीक, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। तो अपक्षय और अपर्दन, ठीक है, तो अपक्षय और अपर्दन जो है लगभग एक जैसी घटना है, जो कि क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह पर कोई संरचना बनी है तो उसको क्या करेंगी, एक तरीके से उसको हानि पहुंचाएंगी और उसको तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक, पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो जो सेलों का केवल टूटना है उसे क्या बोलते हैं, अपक्षय। और भूदृश पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। लेकिन क्या है, अगर यही सेलों को तोड़ने वाली क्रिया किससे हो, जल से, पवन से और या हिम से,
तो वो क्या कहलाएगी, आपकी अपरदन की घटना। ठीक है, मतलब एक ही चट्टान है, वो स्वयं से टूट रही है या किसी और कारण से, बस क्या कारण नहीं होना चाहिए, जल रही है वो, पवन ना हो और हिम ना हो, तब वो टूटती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय। और जब ये तीनों मिलकर अगर वर्क करते हैं तो उसी को क्या बोलेंगे, अपरदन। वायु जल आदि अपरदित पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब जो वायु या जल होते हैं वो क्या अपरदित पदार्थ, कोई भी चट्टान के भाग टूटे हैं उनको एक जगह से उड़ा करके, एक जगह से परिवहन करके दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, नदियाँ ले जाएंगी, पवन उड़ा कर ले जाएगी। नेक्स्ट दिया है, और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, और जिस जगह पर वो ले जाते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं एक जगह पर, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण करना। ठीक, अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। और जो अपरदन हो रहा है और निक्षेपण, अपरदन मतलब कि कोई चट्टान टूट रही है तो उससे भी क्या होगा, एक स्थलाकृति बनेगी। मतलब हो सकता है कि पहाड़ हो, अगर वो टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, वहाँ पर पठार। ठीक, और वो दूसरी जगह पे इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कोई दूसरी स्थलाकृति बनेगी। ठीक, नेक्स्ट है आपका नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। नदी का जल क्या करता है, जो भी भूमि आपको आंखों से दिख रही है वो क्या करता है, नदी जो है उसका अपरदन करती है, उस जो सैलों को क्या है, तोड़ती है। जब नदी किसी खड़े डाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े डाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी क्या हो कि किसी खड़े ढाल वाले, मतलब यहाँ से बह रही और यहाँ से इस तरीके से नीचे गिरी, जैसे इसमें ये बहती हुई आई और ये नीचे गिर गई। अब ये क्या कठोर चट्टान है यहाँ पर, तो कठोर चट्टानों की वजह से क्या हुआ कि ये इसका अपरदन ज़्यादा नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से क्या है, अगर ये कठोर नहीं होती तो नदी जो है क्या करती है, इसको काट काट कर इस तरीके से स्लोप बना देती, ऐसे नीचे तक बहाने के लिए ऐसे। ठीक है, और बहती चली जाती। अब वो इस दर से इसे काट नहीं पा रही तो यहाँ से वो नीचे इस तरीके से गिर जाती है। ठीक, तो जब वो इस तरीके से गिरती है तो वो क्या बनाती है, वहाँ पर जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात जहाँ भी बनने होंगे तो वहाँ पर यहाँ पर सैलें कैसे होंगी, कठोर सैल। ठीक, अब जो जलप्रपात है तो उसके यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला का एंजल जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात। अन्य जलप्रपात में उत्तरी अमेरिका और कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात, अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक, नेक्स्ट दिया है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है मैदानी मतलब कि समतल क्षेत्र में, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। तब वो क्या करती है, वो इस तरीके से मोड़दार, एकदम सीधी बहते हुए नहीं जाएगी, क्या करेगी, इस तरीके से मोड़दार मार्ग में बहेगी। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। ये जो मोड़ बन रहे हैं, ये मोड़ इनको क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। अब नदी क्या करती है, फिर इनको अपरदित करेगी, यहाँ से तोड़ती जाएगी। जैसे जैसे टूट जाएगी तो फिर क्या होगा कि नदी का मोड़ जो है इससे थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक, और दूर होने से यहाँ पर जो है ना एक जो है संरचना बची रह जाएगी जिसको बोलते हैं चाप झील। इस तरीके से ये जो है यहाँ से इस तरीके से बहती होगी नदी, लेकिन अपरदित करते करते नदी यहाँ से बहने लगी है। ठीक, विसर्ग लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। जो विसर्ग के जो लूप होते हैं, ये जो सिरे ये क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाती है, तो ये नदी जो है ना इससे हट जाएगी, दूर निकल जाएगी और एक अलग झील बनाते हैं, और यहाँ पर जो है ना एक अलग झील बन जाएगी, जैसे चाप झील कहते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, चाप झील। चाप झील क्यों, क्योंकि इसकी संरचना कैसी है, चाप की तरह, इस तरीके से चाप होता है, ऐसे इसकी संरचना बन रही है झील की। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, तो कभी कभी नदी क्या करती है, तटों से बाहर बहने लगती है। कैसे, ये नदी बह रही है तो ये इसके तट है यहाँ पर, तो ये नदी यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बह सकती है। लेकिन जब इसमें अत्यधिक पानी जल राशि हो जाएगी तो ये क्या होगी, नदी इन तटों को, तटबंधों को तोड़कर मैदानों में या दूसरे स्थलीय भागों के अंदर पहुँच जाती है पानी लेकर। ठीक है, तब क्या होगा,
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। जब यहाँ से जल तट तोड़कर तटबंध तोड़कर मैदानी भाग में पहुँचेगा, शहरों में पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ निक्षेपण करती है। अब नदी क्या करती है, अपने साथ में बहुत सारा गाद लेकर चलती है। गाद यानी कि उसने जो चट्टानें तोड़ी हैं तो उनको छोटे छोटे पार्ट करती है उसने, और जो छोटे छोटे पार्ट लेकर चल रही है तो जब बाढ़ आती है तो वो इन छोटे छोटे पार्टों को मैदानों में ले जाती है, वहाँ पर क्या करती है, बिछा देती है। और जब बाढ़ का पानी कम होता है तो पानी तो वापस चला जाता है अपने क्षेत्र में, लेकिन ये जो गाद है वो मैदानों में बिछा रह जाता है। ठीक है, ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। तो जो ये मिट्टी और पदार्थ जो इकट्ठे कर रहे हैं तो उनको क्या कहा जाता है, अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो है मैदान बनेगा तो वो कैसे बनेगा, एक उपजाऊ मैदान, जो किससे बना है, बाढ़ की वजह से। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो मिट्टी के कण आए हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ होते हैं। उस पर कोई खेती करोगे तो खेती की आसानी से हो जाएगी। नदी के उत्तित तटों को तटबंध कहते हैं। तो नदी के उत्तित ये जो भाग है इनको क्या बोलते हैं, तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। और समुद्र तक जब नदी पहुँचेगी तो वो कैसे बहने लगती है, बहुत ही धीमी। क्यों बहने लगती है, क्योंकि जो है समुद्र के पास में जो भी भाग होता है लगभग हमेशा वो क्या होता है, आपका सतह का भाग जो भी होता है वो क्या होता है, लगभग समुद्र के सतह के बराबर ही होता है। ठीक है, जब बराबर होगा तो नदी को बस यहाँ से यहीं जाना है, और ढाल नहीं मिल रहा है तो ढाल नहीं मिल रहा है तो वो पानी कैसे बहेगा, बहुत धीमी गति से। आप भी देखोगे कि जिस जगह पर ढाल नहीं होती है तो वहाँ पर पानी कैसे बहता है, बहुत धीमी गति से, और जहाँ पर ढाल होती है वहाँ पर पानी कैसे बहता है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो जब ये ढाल जो है ना मिलने की वजह से क्या होगा, नदी की गति कैसी हो जाएगी, बहुत धीमी। और ये मेन नदी है, और ये क्या, अन्य इसमें क्या बहुत सारी धाराएं निकल आएंगी, ऐसे इस प्रकार से बहने लगती है। ठीक, जिनको वितरिका कहा जाता है, इनको क्या बोलते हैं, वितरिका। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। अब ये जो है ना अपने साथ क्या लेके आती है, मलबा, छोटे छोटे कण। अब जब कण लेकर आती है तो नदी के पास जब तक स्पीड है, मतलब एनर्जी है, तेज़ प्रवाह से बह रही है, तब तक तो वो उन कणों को ले जाकर बहुत तेज़ी से ले जाएगी। लेकिन जब नदी बहुत धीमे बह रही है, उसमें क्या एक तरीके से एनर्जी नहीं बची, तो वो क्या करती है कि अपने साथ जो भी गाद लेकर आई थी तो उनको क्या करेगी, यहाँ पर इकट्ठा करने लगती है। ठीक है, छोड़ देती है उन गादों को। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। अब जो हर वितरिका होती है वो क्या करती है, जहाँ पर समुद्र से मिलती है उसी को बोलते हैं मुहाना। तो मुहाने का निर्माण करेगी, जैसे ये वितरिका कर रही है, यहाँ कर रही है। ठीक है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। अब ये जो मुहाने बन रहे हैं, अब इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो निक्षेपण हो रहा है, निक्षेपण किसका, गाद का। ठीक है, तो इससे ये क्या बन जाता है, पूरी संरचना डेल्टा बन जाती है। ठीक, डेल्टा का निर्माण होता है। उसके बाद में दिया है समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग किस प्रकार से कार्य करते हैं, समुद्री तरंग के अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। अब समुद्री तरंग है वो अपर्दन और निक्षेपण का कार्य कहाँ पर करेंगे, तटीय भागों में, और जो स्थलाकृतियाँ बनाएंगे तो उनको क्या नाम दे दिया गया है, तटीय स्थलाकृतियाँ। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं। समुद्री तरंगें क्या करती हैं, क्या तटों पर कोई सैल होंगी तो उससे क्या करती है, टकराती रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सैल है, अब इससे टकराती रहेगी तो धीरे धीरे करके सैल में से जो भी कमज़ोर भाग होगा वहाँ पर वो क्या कर देगी, अपर्दन। अपर्दन करेगी मतलब कि वहाँ से वो सेल को तोड़ना शुरू कर देगी। सेल को तोड़ेगी तो एक तरीके से संरचना बनेगी गुफा जैसी, तो उसे बोलते हैं समुद्री गुफा। फिर क्या होगा कि उसी सेल पर और तोड़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरी जगह तक जो जल होगा वहाँ तक क्या हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा। तो इसको बुलाया जाता है फिर तटीय नहरा। फिर उसके बाद में भी क्या होगा कि समुद्र का जल आएगा और इसको और तोड़ते जाएगा और ऊपर तक तोड़ देगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक।
तो एक चट्टान ये अलग हो जाएगी, ये चट्टान अलग हो जाएगी। तो जब ऐसी संरचना बनेगी तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैक। जैसे ये जो एक चट्टान बन गई और जो मान लीजिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या था, मेहराब, इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तोड़ दिया। ठीक है, अब ये स्टैक हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। सैलों से टकराएंगी तो क्या होगा, दरार बनेगी। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। अब ये बड़ी होती जाएंगी, चौड़ी होती जाएंगी तो क्या होगी, पहले समुद्री गुफा बनेंगी। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। अब जब बड़ी हो गई तो केवल छत बची है, तो इनको क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब बोलते हैं। ठीक है, लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है, तो जो छत बची उसको भी तोड़ देगा। और उसके बाद में क्या होगा, अब केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। अब ये दीवार जैसे ही बचा, बस इसको क्या कहते हैं, स्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र बुकरू भृगु कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर, कभी कभी क्या होता है इस तरीके से कि जैसे ये एक सेल है और इस तरीके से संरचना बन रही हो और यहाँ पर जल है। ठीक, अब ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर ऊपर एक सेल की चट्टान क्या हो रही है, अध पर लटकी हुई है जल के ऊपर, तो इसको क्या बोला जाता है, आपका समुद्र भृगु। ठीक है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब समुद्री तरंगे क्या करती हैं, अपने साथ में जो अवसाद होते हैं, जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं, उनको क्या करती है, तटों पर लाके इकट्ठा कर देती है और क्या निर्माण करती हैं, समुद्री पुलिन, मतलब कि जो बंदरगाह बीच होते हैं ना, तो बीच का निर्माण करते हैं। हिमनद के कारण, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। तो हिमनद क्या होती हैं, बर्फ की नदियाँ। हिमनद अपने साथ अपने नीचे की कठोर चट्टानों से कोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपवर्तित कर देती है। तो हिमनद में क्या होता है कि जैसे ये जो है ना, एक बहुत बड़ा बर्फ का पार्ट है। अब ये जो नीचे जिस जगह से ज़मीन से टकरा रहा होगा, ये आगे की ओर बढ़ेगा और इसके नीचे की क्या होगी, मिट्टी, उनको क्या छोटे छोटे गोलीय भागों में तोड़ता जाएगा। ठीक है, रगड़ की वजह से जब वो रगड़ खाएगी बर्फ पृथ्वी की सतह से, चट्टानों से, तो वो वहाँ से क्या करेगी, चट्टानों को तोड़ देगी। ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक, गोलास्मी और पत्थरों में अपवर्तित कर देती है और गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूतरस का अपवर्तन करती है। तो इन पर जो छोटे छोटे पत्थर तोड़ दिए, इनको आगे ले जाती है हिमनद और उन्हीं पत्थरों के द्वारा भी फिर क्या होगा कि जो पृथ्वी की सतह होगी उनको फिर और तोड़ेगी। ठीक है, पर्वतीय हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। हिमनद क्या करती है, गहरे गर्तों का, जैसे किसी संरचना से जा रही है हिमनद, तो वो क्या करेगी कि उस संरचना से जब आगे चली जाएगी तो इस तरीके से गहरे गर्त निर्माण करके चली जाएगी आगे। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने में उन गर्तों में जल भर जाता है। तो जो गर्त बना दिए हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, जल भर जाएगा और जल भरने के बाद में ये क्या बन जाएगी, आपकी एक झील बन जाएगी। ठीक, और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो हिमनद जो कि है बड़े बड़े सेल लेकर आ रहा है, रेत या तलछट की मिट्टी, उनको एक जगह पर क्या कर देता है, इकट्ठा। तो ये जो इकट्ठा करके जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, और ये हिमनद की नदियाँ ये हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र दिया है और यहाँ पर ये हिम है पूरे। नेक्स्ट है पवन के कार। पवन के कार क्या होते हैं, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू टिप्पे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए या आप खुद से कर लीजिएगा। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान होता है, वहाँ पर अपर्दन जो है और निक्षेपण वो किसके द्वारा होता है, पवन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल तो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, तो निक्षेपण का जो कार्य होगा वो किसके द्वारा होगा, पवन के द्वारा ही होगा।
रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार की सेल देख सकते हैं। छत्रक क्या होता है? छत्रक जो है कुछ इस प्रकार की संरचना होगी, ऐसे, ठीक है। जिसमें क्या है, नीचे की साइड से क्या होगा, आधार क्या होगा, संकीर्ण, और जो टॉप एरिया होगा वो कैसा होगा, विस्तृत, फैला हुआ होगा, ठीक। छत्रक एक तरीके से बर्ड होता है छाता, तो ये छाते की तरह संरचना दिखेगी, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। अब ये जो छत्रक जैसी संरचना दिखेगी उसे क्या बोलते हैं, छत्रक सेल। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। तो छत्रक के जो आधार कैसे होते हैं, संकीर्ण, और शीर्ष कैसे होते हैं, फैले हुए। आधार कैसे, संकीर्ण पास में, और शीर्ष कैसे, बहुत फैले हुए हैं, ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन चलती है तो वो क्या करती है, रेगिस्तान में जो रेत है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, जब पवन क्या हो जाए, थोड़ी धीमी, तो वो क्या करती है कि जो अपने साथ रेत लेकर आती है, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, तो वो रेत को क्या है, उसी जगह पर छोड़ देती है। और जो पवन में जो रेत थी, तो वो क्या उस जगह पर जब गिरेगी तो वहाँ पर क्या, रेत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी, और इकट्ठी होने की वजह से वहीं पर क्या बन जाती है, एक छोटी पहाड़ी बनाती है रेत गिरकर। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। अब ये जो संरचना बन रही है उसको क्या बोलते हैं, बालू टिब्बा कहते हैं। ये कोई परमानेंट पहाड़ियाँ नहीं है, ये क्या है, फिर उसके बाद में जब पवन फिर से चलने लगेगी तेज़ स्पीड में, तो वहाँ से उस रेत को उठा के दूसरी जगह ले जाएगी, ठीक। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, जब बालू के कण, जो रेत में जो बालू उसके कण कैसे हो, बहुत छोटे और बहुत ही हल्के हो, भारी ना हो, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। अत्यधिक दूर मतलब कि जो रेगिस्तान है उससे भी अगर अगर कहीं पर दूसरी संरचना है, जैसे मैदान है या पठार है, वहाँ पर ले जाएगी। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो ये जब ये बालू कण जो है ना बहुत बड़े क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, पहुँचते हैं, और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, लोवस कहते हैं। चीन में विशाल लोवस निक्षेप पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये ऐसी संरचना देखना है तो चीन में इस प्रकार की संरचना मिलती है, जो कि बालू के कण एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, और वहाँ पर क्या बना दी उन्होंने, चट्टानें। उस मैदान को क्या बोलते हैं, लोवस मैदान, ठीक है।